हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस में। डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को हमेशा तैयार रहता है। और सीडीएस का भी 8 नवंबर को एक पेपर हुआ है और इस पेपर की आंसर की हम लोगों ने डाल दी थी। बट बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अब हमने क्या किया है, सीडीएस के जीके के पेपर का सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन डालने की शुरुआत करी है। और इस में हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाएंगे और ये बताएंगे कि सोर्स क्या क्या था और क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपकमिंग सी डी एस 2021 के लिए। सी डी एस 2021 जो है ये आपका फेब में होगा। ठीक है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत भर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, पेपर एकदम प्रिडिक्टेबल है अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, मैथ के, इंग्लिश के, जीके के पार्ट पर तो हम इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि रिटर्न तो क्वालिफाई कराएंगे कराएंगे, साथ ही साथ एसएसबी की क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप कहीं पर भी हों हम आपको पूरी की पूरी कोर्स की पूरी डिटेल्स सब कुछ बताएंगे। ठीक है, और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि बच्चों को गाइड करके उनको उनके टारगेट तक पहुंचाना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनता है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली सीडीएस के लिए, उन सब तक ये वीडियो पहुँचे। और हम लोगों ने अभी अपना ऑफलाइन सब कुछ खुल चुका है, तो ऑफलाइन हमारा सेंटर ओपन हो चुका है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने कॉल कर सकते हो। डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस पे नंबर पड़ा हुआ है फेसबुक पेज पर, आप उस पर भी ज्वाइन करके अपनी इंक्वायरी दे सकते हो। टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, जहाँ से चाहो वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आज में हमारा जो जीके का पूरा सेगमेंट है, ये पूरा जो बेस होगा वो बेसिकली हमारा पूरा सेगमेंट ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करेगा। ज्योग्राफी का पार्ट जो है पेपर में लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस कवर हुए थे, है ना। 22 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अगर यही 22 क्वेश्चन आप सही कर दो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे जीके का पेपर, है ना। तो फिलहाल हमारे पढ़ाए हुए जो वीडियो लेक्चर पहले के पढ़े हुए हैं उनसे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे इकोलॉजी हो, वहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। अब कहाँ कहाँ से कौन कौन से हैं, चलिए आज इस एक्सप्लेनेशन में एक एक चीज़ बताऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन कब कहाँ पढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, पहले ही शुरुआत के लेक्चर में जब हमने अर्थ चैप्टर पढ़ा था, अर्थ नाम से मेरे 3-4 सीरीज़ बनी हुई है। उनमें से एक सीरीज़ में मैंने पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आप लोग को समझाई थी और वहाँ बताया था कि हमारे पास जो प्लेट्स हैं 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 से ज़्यादा छोटी प्लेट्स होती हैं। तो उसमें देखिए अंटार्कटिका एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट है, पैसिफिक एक प्लेट है, बट सऊदी अरेबिया की कोई प्लेट नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, सऊदी अरेबिया। अब चलते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी से ही पूरा का पूरा पेपर बनता है। आपका याद रखिएगा, सीडीएस का हो चाहे एनडीए का हो, पेपर पूरा एनसीईआरटी से बनता है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके एनसीईआरटी के अराउंड ही आपको पूरा पढ़ाएं। मेरी जितनी भी लेक्चर सीरीज़ है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनी हुई है और उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ये चीज़ बताई भी है। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना। वहाँ बताया गया अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों एक ही में कर दिया, इसलिए 6 प्लेटें। साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, टोटल कुल मिलाकर 7 प्लेटें हैं बड़ी बड़ी। इसके अलावा माइनर छोटी छोटी प्लेटें वो पूछा नहीं गया था, मेजर प्लेट पूछी गई थी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ अर्थ की, जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करता हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन, है ना। पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु, देखो मैरियाना ट्रेंच है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है।
ठीक है, 11,022 मीटर गहरा है, मतलब हिमालय से भी ज़्यादा लंबाई है इसकी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बाकी देखो, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर कमेंट आएंगे तो मैं सीरीज़ को आगे जारी रखूँगा, ये याद रखिएगा। टोंगा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच जो है, फिलीपीन ट्रेंच और कार्मेडिक ट्रेंच, ये किस ओशियन या सी या वाटर बॉडी का हिस्सा है? ठीक है, कमेंट सेक्शन बता दिएगा। मैरियाना ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशियन में आता है, इसे याद रखिए। कहाँ पर आता है? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा मैरियाना ट्रेंच आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, और लैंड पर सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका डेड सी है। कौन सा है? डेड सी। ठीक है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है डेड सी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वाटर के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका कौन सा है, तो वाटर के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, इसको याद रखिएगा। ठीक, मैरियाना ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशियन में है, इसको ध्यान रखना। ठीक, मैरियाना ट्रेंच में आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति गया है, और वो कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, द 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। ठीक है, अर्थ के, सॉरी अर्थ नहीं, सन के करीब, ठीक है, सन के करीब जो आपका सन है, सन के करीब 4 क्लोजेस्ट प्लैनेट को क्या कहते हैं? तो ठीक है, तो उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। कौन से प्लैनेट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते क्या है? देखो, एनसीईआरटी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में आपको ये समझाया जाएगा। एनसीईआरटी 11th क्लास की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर जब आप उसे पढ़ोगे, देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिटेल में। ठीक है, 9 प्लैनेट अभी भी वो लेके चलते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली में 8 प्लैनेट हो चुके हैं, इसे याद रखिए। प्लूटो आउट हो चुका है। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। ठीक है, और बाकी बचे हुए को क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। द फर्स्ट 4 आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड द रेस्ट ऑफ आउटर प्लैनेट इज नोन एज जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सब चीज़ें हम आपको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाता हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए चीज़ें देखो, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, सोलर सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था, और ये पेपर में आया। तो देखिए, पढ़ाई हुई चीज़ें सब पेपर में आ रही हैं, भरोसे की बात है। आप कनेक्ट होइए, दूसरों को बताइए, सबको बताते जाइए कि चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल रहा है। मेरे प्रीवियस ज्योग्राफी के लेक्चर देखोगे तो उसमें सब कुछ, ज़्यादातर चीज़ें, सिर्फ करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं करंट अफेयर के सेक्शन में अलग कर दूंगा। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। अब टुंड्रा वेजिटेशन इनमें से किसके पास नहीं है? तो देखो, इसमें आंसर तो बेलारूस है, लेकिन क्यों है उसको समझ। देखो, यूएसए, रशिया और कनाडा। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, पोलर क्लाइमेट जो होते हैं, पोलर क्लाइमेट जो होते हैं वो 70 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर या 70 से 90 डिग्री के बीच होते हैं। इसमें 2 एरिया डिवाइड है, टुंड्रा और आइस कैप। ठीक है, तो 70 से 90 के बीच, बेसिकली 70 से 70 टू 79 जो होता है, 70 टू 79 आपका टुंड्रा लैटिट्यूड पर रहता है। अब अगर ध्यान दोगे, टुंड्रा मतलब 70 टू 79। अब मैप पर इनकी लोकेशन देखोगे तो कनाडा, रशिया, यूएसए, ऑल दीज आर बिटवीन 70 टू 79। बट बेलारूस, बेलारूस इज द पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप मतलब नीचे के हिस्से में आ जाता है, मतलब 70 के नीचे आ जाता है, और 70 के नीचे आपका टुंड्रा का रीजन नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, है ना। तो बेलारूस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। बहुत आसान सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जब मैंने टेम्परेचर जोन समझाए थे, टुंड्रा और टैगा के पार्ट को बताया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ एकदम क्लियर करी थी। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं फिर से एक एक चीज़ को आपके लिए फिर से बना दूंगा, और एकदम क्रिस्टल क्लियर एनसीईआरटी बेस पूरे के पूरे वीडियोज़ को डिफाइन कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th-12th की पूरी एनसीईआरटी की, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का हो, सब की वीडियो में बना दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि उसका जिस्ट आपको मिल जाए। ठीक है,
अगर आपको ऐसा चाहिए तो भैया लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने इंडिविजुअली एक चैप्टर पूरा पढ़ा रखा था, टोपोग्राफी ऑफ अर्थ। टोपोग्राफी ऑफ अर्थ में मैंने इसको समझाया था। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूवियल लैंड फॉर्म। फ्लूवियल लैंड फॉर्म वो होते हैं जो रिवर्स के थ्रू बनते हैं, नदियों के द्वारा बनते हैं। याद रखिएगा किसके द्वारा बनते हैं, नदियों के द्वारा बनते हैं। तो नदियाँ गॉर्जेस बनाती, ब्रेडेड बनाती और कैनियंस बनाती, ये सब नदियों के बनाए हुए फीचर्स हैं। बट सार्क इज नॉट अ रिवर फीचर, रिवर के बनाया हुआ फीचर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बना है आपका ग्लेशियर फॉर्म से। किससे बना है? ग्लेशियर से। सार्क को अगर देखा जाए तो सार्क से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है सार्क एक इरोजनल लैंड फॉर्म होता है। क्या होता है? इरोजनल लैंड फॉर्म। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में इसके ऊपर एक लेक्चर बना रखा है, जरूर देख लेना भैया। प्लेलिस्ट जाओ, ज्योग्राफी में देखो, टोपोग्राफी ऑफ अर्थ में पूरा का पूरा 2 पार्ट में पूरा लेक्चर बना रखा है। ठीक है, सार्क आर द मोस्ट कॉमन लैंड फॉर्म in glaciated mountains. Sark quite often found in the head of the glacial valley and the accumulated ice cut these sark. Sark एक तरह का इस तरह से होता है, एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर बहाव के कारण कुछ चीज़ें कट जाती हैं या गहराई बन जाती है ना, तो ऐसा एरिया सार्क कहलाता है। मैंने एकदम डिटेल में बताया है। ठीक है, आ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफ्टन इन सार्क, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किसका एक्सप्लेनेशन क्या है और क्यों है। ठीक, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिबेंडम इज लोकेटेड इन। देखो क्लाइमेक्स माइन जो है, क्लाइमेक्स माइन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में बहुत सारी माइंस पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर द डायमंड, साउथ अफ्रीका गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, कनाडा यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और यूएसए मॉलिबेंडम और बहुत सारे अलग अलग अदर मिनरल्स के लिए भी फेमस है। तो क्लाइमेक्स माइन आपकी कहाँ मिलेगी? यूएसए में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रहना। ठीक है, इस क्वेश्चन पर अगर ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, which one among the following UTs of India is the smallest in geographical area? सबसे छोटी कौन सी है भैया? देखो लक्षद्वीप सबसे छोटी है। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने आपको एक मास्टर वीडियो बनाया था इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें पूरा बताया था। ठीक है, चलो उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस ये था कि इंडिया में बड़ा और छोटा। ठीक है, इंडिया में स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज यूपी और सिक्किम सबसे छोटा है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? 1 किलोमीटर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। और उसके हिसाब से सबसे बड़ा आपका बिहार है और सबसे छोटा अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह से अगर यूटीज़ केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटीज़ आपकी लद्दाख और सबसे छोटी आपकी लक्षद्वीप। देखो आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल गया। फिर अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो दिल्ली सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन में दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे छोटी कौन सी? यहाँ पर भी लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रह रहे हैं, तो इस मामले में दिल्ली सबसे आगे है ना, बिहार से भी आगे है। ठीक है, बिहार में तो लगभग 1100 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर, लेकिन दिल्ली में 10,000 के करीब लोग रहते हैं। ठीक है, और लद्दाख की बात करें तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे छोटी यूटी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हर बार आता है, अक्सर आ जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है, बार बार लेक्चर्स को देखोगे, समझोगे, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेडियम बना था, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और वहाँ से ये क्वेश्चन पूछिएगा। ब्यूनस आयर्स एंड मॉन्टेविडियो, है ना, आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ। देखो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? अर्जेंटीना का। और मॉन्टेविडियो जो है ये एक एरिया है, एक सिटी है, कहाँ की? उरुग्वे की। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, वो नदी सीधे सीधे पूछी गई है ना, या उल्टा पूछ लिया कि ये दोनों किस नदी के किनारे हैं बसे हैं, तो रिवर प्लेट है ना, इसे रियो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसकी लोकेशन। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा है।
ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका ये रिवर आ गई, ठीक है, रिवर प्लेट या रियो डी ला प्लेटा, और ये देखो ये मॉन्टीवीडियो और ये ब्रूनर हायस, और इन दोनों के बीच में आपका ये किनारा है नदी का। तो इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको ध्यान रखोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, आसान सी चीज़ मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा ये एक मैप का क्वेश्चन था और करंट अफेयर का था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पूरे आपको करा देंगे, डोंट वरी, आप बस हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा। पूछा जा रहा है ओजोन के बारे में, इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है, या सही नहीं है। ओजोन 15 से 55 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, ठीक है। ओजोन प्रोड्यूस बाय गैसियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओजोन डे जो है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन इज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन आइटम आर बाउंडेड टुगेदर। तो भैया देखो ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ओजोन डे जो है, ओजोन डे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओजोन डे हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों, है ना। ये ओजोन डे हमने 1987 से मनाना शुरू किया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी ऑफ एजो, सी ऑफ एजो इनमें से किसको जोड़ती है या किससे कनेक्टेड होती है। देखो इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तो सिर्फ आपकी वाटर बॉडी पूछी है, तो वाटर बॉडी के फॉर्म में तो देखा जाए तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ब्लैक सी, ठीक है। मैंने वहाँ पर जब सोल्यूशन बताया था उसमें ब्लैक सी बताया था। अब ब्लैक सी क्यों है, इसकी एक लोकेशन देख लो, पूरा का पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये आपकी सी ऑफ अजोव की लोकेशन है, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में ये सी पाई जाती है, ठीक। और ये यहाँ पर एक ब्रिज है, ठीक है, कर्च, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, किसको, सी ऑफ अजोव को, किससे, ब्लैक सी से। तो बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से वो लेक्चर मैंने डाला नहीं क्योंकि मुझे ये सब पढ़ाना था, लेकिन मैपिंग वाले काम मैंने नहीं बताए। तो मैप का ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। इनमें से कौन सा कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। तो अगर देखा जाए तो कोरल रीफ आइलैंड इसमें से कौन सा नहीं, ग्रेट बैरियर, भैया ये तो है, ठीक। रेनबो रीफ, रीफ लग गया तो ये भी है। स्वराज आइलैंड अंडमान निकोबार का, जिसका भी रिसेंटली रीनेम किया गया है, ठीक है, तो वो भी है क्योंकि ये भी कोरल आइलैंड है। कोयूशू इज़ नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है कोयूशू। अब कोयूशू कैसा है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इट्स द आइलैंड इज माउंटेन, जापान का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो वाला एरिया है ये, ठीक है। तो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है। किस तरह का आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड। आइलैंड दो ही तरह के होते हैं, या तो कोरल से बनते हैं या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। तो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको पूरा आइलैंड वगैरह जब बताऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने साइक्लोन जब पढ़ाया था तो ये बताए भी थे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। साइक्लोन चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चूजन द नेम निसर्गा। देखो साइक्लोन जब भी आता है तो या तो इसकी फीचर्स पूछे जाते हैं, या फिर जो साइक्लोन करंट में चल रहा होता है उससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कहाँ आया और नाम किसने रखा। तो देखो ये महाराष्ट्र और गुजरात में जून 2020 में आया था, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर हिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान दे लो कि इंडियन ओशन में साइक्लोन के नाम देना शुरू हुआ सन 2000 में, ठीक है। और इसमें सब लोग शामिल हो गए 2004 में, और उसके बाद जो अलग अलग नाम दिए गए, गति, निवार, बुरोवी, टकट्यू, यास, ये सब जो नाम है ये सब साइक्लोन के दिए हुए नाम हैं साइक्लोन को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। गति भारत के द्वारा, निवार ईरान के द्वारा, इस तरह से जितने भी साइक्लोन बढ़ते हैं किसी न किसी देशों के द्वारा दिए गए। अब ये साइक्लोन के नाम देता कौन है, तो यहाँ पर इंडियन ओशन में जो देश इससे कनेक्ट है, जहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, उन देशों का एक ग्रुप बना दिया गया है।
और वो जो देश हैं वो इन साइक्लोन की नेमिंग करते हैं। वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है। लेकिन अभी हाल में ही 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन भी इसमें जुड़ गया है। तो इतने देश हैं इसमें, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक हैड 27 सेशन हेल्ड इन 2000, है ना। और इन्होंने फिर क्या किया, इन देशों को इसमें शामिल कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, IMD, ठीक है, इसको जारी करता है। लेकिन ये कौन कौन से देश हैं, हर देश अपनी एक लिस्ट दे देता है और ये रैंडमली उठ उठ के पड़ जाता है। तो अभी आया कहाँ पर आपका निसर्गा, कहाँ पर, इंडिया में। नाम कहाँ से आया? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर इक्वेटर के सबसे करीब है? मोगाडिशु, सिंगापुर, कोलंबो, मनीला। इस हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पर सबसे करीब शहर सिंगापुर है। कैसे? आप मैप पर देख सकते हो, मैप पर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, ध्यान से देखो। तो मनीला वगैरह बहुत दूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिंगापुर बहुत करीब है। ये देखो, सबसे करीब सिंगापुर है। मनीला वगैरह तो नीचे पड़ जाएगा इतनी दूरी पर। लेकिन अगर वो देखा जाए कि कोलंबो, तो कोलंबो देखो यहाँ पर है। ठीक है। और मोगादेशु भी इससे काफ़ी दूर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे करीब जो इसके है इक्वेटर के, वो आपका कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है। सबसे करीब शहर सिंगापुर ही है, ये याद रखिएगा। हर बार पेपर यही बनता है, 2-3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लो। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। तो भैया एलुवियल सॉइल से इंडिया का ज़्यादातर कवर है, लेकिन एलुवियल सॉइल तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का इंटरनेशनल फॉर्म में हम और क्या बोलते हैं? इनसेप्टिसॉल। ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी यही है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था, काफ़ी बच्चों ने इसे पसंद भी किया था। ठीक है। आमतौर पे ये NDA में ज़्यादा आता है और आपका CDS में ऑल्टरनेट करके आता रहता है पेपर में। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, है ना। तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट इनमें से कौन इंडिकेट कर रहा है? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भैया ये कुछ नहीं होता है, ये कोई नोटेशन नहीं होता है, कोपेन के नोटेशन है, ये कोपेन क्लाइमेट नोटेशन है ना। अब कोपेन साहब ने जो ये नोटेशन दिया है, इसमें ये B और C तो कोई नोटेशन पे फिट ही नहीं होता है। तो बचा क्या? A और D। बड़ा कॉमन सेंस का, ये मानसून टाइप है तो सवाना होगा नहीं। बचा क्या? AW, यही सही है। ठीक है। चलो ये देख लो। ठीक, ये यहाँ पर पूरी चार्ट है, इसी चार्ट से बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये देखो, सवाना टाइप का जो एरिया होता है वेट एंड ड्राई होता है, इसीलिए AW से इंडिकेट किया जाता है। मानसून हो नहीं सकता क्योंकि इधर होता है। बाकी देखो CSK और ये DAD वाला जो है वो इसमें फिट ही नहीं था, तो वो तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया था। तो ये अलग अलग है, मैंने इस पर पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के नाम से है, और ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि भैया उसमें है क्या, है ना। क्योंकि उस वीडियो को बच्चे समझ नहीं पाए कि मैंने वो कब वीडियो डाला। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक। चलो अब यहाँ से आता है अगला क्वेश्चन। NCERT से सीधा सीधा उठाया गया, मैंने कई बार पढ़ाया भी है और बताया भी है। द आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड इंडिया नॉर्थ साउथ ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। वो आइसोथर्म है। आइसोथर्म मतलब वो लाइन, आइसोथर्म मतलब जो टेम्परेचर कॉमन वाली लाइन होती है उसे हम आइसोथर्म लाइन बोलते हैं। ठीक है। वो लाइन जिस पर टेम्परेचर कॉमन हो। ठीक है। तो वो आइसोथर्म लाइन कौन सी होगी? 10 डिग्री की, 25, 15 या 20। तो इसका सही जवाब 20 डिग्री की आइसोथर्म लाइन होती है, जो जनवरी में इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये देखो इसका मैप है। ठीक, ये पूरा NCERT से मैंने उठाया है, NCERT 11th क्लास। ठीक है। पूरा देखो जनवरी। ठीक, ये देखो ये आइसोथर्म लाइन है। ठीक, और ये देखो 20 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको मैंने पढ़ाया भी है, बट क्या है आप लोग उससे पकड़ नहीं पाते हो। ठीक है। आप वीडियोस को सही से देखते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, या आप सोचते हो कि कुछ ही वीडियोस देखते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, हर वीडियो का, अगर डिफेंस में जाना है
ऑफिसर बनना है तो कहीं से कोई कसर मत छोड़ो, सब कुछ कर डालो। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई सारे पीसीएस और यूपीएससी में सिविल सर्विस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भैया डिकेडल ग्रोथ, ठीक है, आप देखो सेंसस है अभी अगले साल, तो डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन परसेंटेज वॉज हाईएस्ट इन इंडिया। तो डिकेडल ग्रोथ मतलब दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कब थी? 1971 में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ देखी गई थी इंडिया में, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने मास्टर वीडियो में पढ़ाया था, जो इंडियन ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेस रिसीव मिनिमम रेनफॉल, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, जोधपुर में आपका 9 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और लेह में 8 सेंटीमीटर की, तो उसका सही जवाब है लेह लद्दाख। इंडिया में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख और सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम चेरापूंजी 1100 सेंटीमीटर के करीब होती है, इसे ध्यान रखना। ठीक, मौसिन राम चेरापूंजी से थोड़ा सा अंदर पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, मेघालय में। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। टिम्बर इनमें से किस रीजन में नहीं पाया जाता है टिम्बर वेजिटेशन? ठीक है, तो देखो टिम्बर जो है, टिम्बर वेजिटेशन आपका टुंड्रा में पाया जाता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल में पाया जाता है, टेम्परेट में पाया जाता है, लेकिन एल्पाइन रीजन में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे पेड़ जो होते हैं बड़े लंबे लंबे क्रिसमस ट्री जैसे होते हैं, तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, इस ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्केनिक इरप्शन से है। ठीक, एक्टिव वॉल्केनो और लोकेशन, ये सब वॉल्केनो फटे थे इसीलिए। ठीक, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, सकुराजिमा जो है ये आपका जापान। ठीक, माउंट वेसुवियस बड़ा फेमस है और सबको पता है कहाँ है, इटली में। माउंट लोवा तो एक्टिव ही रहता है और लोगों को पता है फटेगा, एक पिकनिक स्पॉट बन गया है यहाँ पर और ये हमेशा फटता रहता है, तो इस हिसाब से इसको मैच कर लो। तो भैया ये हो गया आपका डी वाला। आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं वर्ल्ड के माउंटेन जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको बता दूंगा। चलो अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन पर नहीं है, मकर रेखा पर नहीं है। ठीक, तो इसमें उरुग्वे नहीं है। देखो इन रेखाओं पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पहले इक्वेटर पे आपकी कितनी कंट्री हैं? 13 कंट्री हैं, इनके नाम मैं आपको तुरंत बताता हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक, गेबन, सोटोम प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती। इसे याद रखिएगा, ये 13 है जो इक्वेटर पे हैं। ठीक है, मेरे ऊपर जस्ट नाम भी लिखा हुआ है। ठीक, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक ऑफ कैंसर पर 17 देश हैं। ठीक है, मैक्सिको, बहामास, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मॉरिशनिया, इजिप्ट, लाइबिया, मालिया, वेस्टर्न सहारा, ये सब आपके अफ्रीका में। एशिया में कौन कौन से, ये ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, एशिया में कौन कौन से हैं इसको ध्यान रखोगे तो देखो, एशिया में सबसे पहले आता है सऊदी अरेबिया, फिर ओमान, फिर यूएई। ठीक, 3 इधर आ गए, फिर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यही इम्पॉर्टेंट है। और ये छोटा सा ताइवान, टोटल 8 हैं एशिया में। ठीक, पाकिस्तान इसमें नहीं आता है, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर कैंसर पे कौन सा देश है, कौन सा नहीं है, तो ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं जो आज का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो उसका उरुग्वे मैंने आंसर बताया था, और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, ठीक है, ABCP, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एंड पैराग्वे। ठीक, ये इसका हिस्सा है। इसका नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। उरुग्वे क्यों नहीं है, उरुग्वे यहाँ पे पड़ जाता है जो कि इससे नीचे आता है। ठीक, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये एरिया उरुग्वे का है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड।
दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल से बना हुआ आइलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन अब ये पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबको पता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो भैया इसका आंसर है ईस्ट। ठीक, इसकी लोकेशन देख लो। देखो पहली चीज़ तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ठीक, और ये देखो इसकी पूरी लोकेशन यहाँ पर ये है। ये ग्रेट बैरियर रीफ की पूरी लोकेशन है यहाँ पर। ठीक, जो यहाँ पर पिंक कलर की लाइन देख लो, ये पूरा ग्रेट बैरियर रीफ को इंडिकेट करता है। कोरल से बना हुआ ये आइलैंड है। किससे बना हुआ? कोरल। कोरल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ पड़ी हुई है, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में बता रखा है और ये सब मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों से पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज़ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन मून। तो भैया देखो यहाँ पे एस्ट्रॉइड गिरने की वजह से बनी हुई लेक को पूछ रहा है और वो है आपकी लोनार लेक। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक, चिल्का एक लगून लेक है। लोकटक आपकी दुनिया की वो लेक है जहाँ पर फुमडीस पाई जाती है और जहाँ पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। पोंगयोंग लद्दाख में है और ये काफ़ी हाईएस्ट, इंडिया के सबसे मतलब ऊंचे पे जो लेक है और ड्राई एरिया में जो लेक है वो है पैंगोंग। ठीक है, वैसे तो सबसे ऊंचाई पर जो इंडिया की लेक है वो सिक्किम में है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी ये करंट अफेयर का है। ठीक है, पूछा गया है कि अभी रिसेंटली येलो टर्टल देखे गए हैं इंडिया में और वो किस स्टेट पे। तो जब टर्टल पर्टल की बात आती है, टर्टल की या कछुओं की बात आती है, तो याद रखिएगा इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर कछुए देखे जाते हैं। ठीक है, और ओलिव रेडली टर्टल इसमें बड़े फेमस टर्टल है और कछुए की ब्रीडिंग और कछुए के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर, उत्कल के रीजन में। उत्कल मतलब उड़ीसा के रीजन में, और उत्कल में कछुए बहुत पाए जाते हैं। और रिसेंटली ये कछुआ जो आप ऊपर देख रहे हैं ये येलो टर्टल उड़ीसा में ही देखा गया। तो दोस्तों ये हो गए आज के टॉप क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सब एक जगह पर जमा करके आपको दे दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। हमारे वीडियो से लगभग 70% क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, 30% क्वेश्चंस कुछ मैप के हैं जो मैंने मैप के पार्ट नहीं कराए तो उस वजह से नहीं हुए, और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं इस वजह से 100% नहीं है, लेकिन फिर भी 70% कम नहीं है। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। इस पूरे वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर ज़रूर बता देना दोस्तों। क्योंकि आप आंसर बताते हो तो लगता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और आपका इंटरेस्ट ही हमें और वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में मदद करता है ना। एक मोटिवेशन मिलता है। तो आपका मोटिवेशन जब तक नहीं मिलेगा ना तब तो मज़ा नहीं आता है। तो जुड़ते जाओ, कनेक्ट होते जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाते जाइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।